हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चौथा अध्याय आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। तो चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। आदिवासी के बारे में आपको देखने को मिलेगा, बिरसा मुंडा के बारे में आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। कब? तो 1895 ईस्वी में। याद रखेंगे, 1895 ईस्वी में। लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं मतलब बाहरी लोगों, दीको किसको कहते हैं तो बाहरी लोगों को गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ये क्या कौन बोलते थे? तो ये बिरसा मुंडा बोला करते थे। अगर कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे। ये उन्हें यकीन था कि वह जो है उनकी समस्याएं दूर करने आया है। लोगों को यकीन था कि जो बिरसा जो है उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए आया है। आगे है, यहाँ पर एक चित्र आप देख सकते हैं जो कि उड़ीसा के डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं जो है बाजार जाते हुए नदी से गुजर रही। ये जो महिलाएं हैं। अगर बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। उनका जो जन्म है एक मुंडा परिवार में हुआ। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो नागपुर में रहता है। ये कहाँ का जनजातीय समूह है? तो छोटा नागपुर का। बिरसा के समर्थकों में इलाकों के दूसरे आदिवासी, संथाल और उराव भी शामिल थे। यहाँ के दूसरे भी आदिवासी थे जो कि संथाल और उराव के नाम से जाने जाते हैं। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेजी शासन के पैदा होने पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। और जो वहाँ पर अंग्रेज के शासन थे, बदलाव जो हो रहे थे, इनसे जो है वो सब परेशान थे। उनकी परिचित जीवन जो थी, उनकी जो अभी तक जो जी रहे थे, उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। ये जो है कब? तो अंग्रेज जो है वहाँ पर जब बदलाव कर रहा था, वहाँ पर कुछ बदलाव होने लगे थे, तब ऐसी जो समस्याएँ आने लगी थी। आगे, बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था? क्यों और कौन-सी समस्याएँ जो थी जो बिरसा के द्वारा हल किया जा सकता था और कौन करना वो समस्याओं को हल करना चाहता था? वो ये इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिन्हें दीकू कहा जाता था, वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया? अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? ये सब जो है क्वेश्चन है, ये कैसे हो रहा था इस अध्याय में जो है इन सब के बारे में इसी अध्याय में हम जो है पढ़ेंगे और इन सब सब सवालों के जवाब हम इसी अध्याय में हमको मिल जाएगा। चलिए चलिए, यहाँ से शुरू होता है। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं है। उनके भी जो है आर्थिक और सामाजिक फर्क होते थे। आगे देखेंगे, तो आगे है जनजातीय समूह किस तरह जीते थे और जो भी जनजातीय समूह थे वो कैसे अपना जीवन जो है यापन करते थे, उनके बारे में है। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह-तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। देखिए, यहाँ पर कुछ झूम खेती भी किया करते थे अपने जीवन के यहाँ पर जीवन जीने के लिए जो है झूम खेती का जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। झूम खेती किसको कहते हैं और वह कैसे खेती की जाती थी। आगे है, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता था।
धूमकेतु किसको कहा जाता है? तो घुमंतु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरह की खेती जो होती थी अधिकांश तक जंगलों में छोटे-छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग जो है ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उसी घास-फूस जलाकर साफ़ कर देते थे और ज़मीन पर उस उगी जो घास-फूस होती थी उसको जलाकर साफ़ कर देते थे। इसके बाद वो घास-फूस के जलाने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती थी और जो राख होती थी उसको ज़मीन पर छींट देते थे। ये जो उसमें राख में क्या होती है? पोटाश होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह वह जो जगह थी वह जगह कई साल तक पड़ती रहती थी और जब वह फिर से वहाँ से घूम के कहीं और से घूम के आते थे तब यहाँ पर फिर से खेती होती थी। आगे घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर, कहाँ? तो मुख्य रूप से पूर्वोत्तर। आप पूर्वोत्तर को समझ सकते हैं, भारत के नक्शे को आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर भाग आपको देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर ये जो भाग है ये क्या है? ये पूर्वोत्तर है। ये जितने भी भाग हैं ये पूर्वोत्तर के भाग हैं। यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वोत्तर में क्या हुआ? पूर्वोत्तर मुख्य रूप से ये जो घुमंतू किसान होते थे मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय एवं जंगली पट्टियों में ही रहते थे और मध्य भारत में भी वो रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे और ये जो थे इसी प्रकार की घुमंतू खेती कर सकते थे। यहाँ पर देखिए प्रति है तो प्रति का मतलब क्या होता है? कुछ समय के लिए जो होता है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन जो होती है ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए उसको प्रति कहते हैं। साल क्या है? तो साल एक पेड़ है, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। महुआ क्या है? तो एक महुआ जो होता है एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महुआ का पेड़ भी होता है और ये इसके फूल होते हैं महुआ के फूल जिसका जो है इसका खाना भी होता है और इससे शराब भी बनते हैं। आगे है कुछ शिकारी और संग्राहक। ये जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें जो है डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पंडानों की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं और इन पत्तियों से पतले बनाई जाती है इससे जो है पतले बनाई जाती हैं। यहाँ पर देखेंगे कुछ शिकारी संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में जो होते थे आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय इसी तरह का समुदाय था। याद रखेंगे खोंड समुदाय कहाँ के? तो उड़ीसा में। ये खोंड समुदाय के बारे में पूछा गया है। खोंड समुदाय कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। जो हाथ लगता था उसे आपस में बाँट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जरें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का इस्तेमाल करते थे। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। और जब भी स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़ा व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश वो के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो वो खोंड समुदाय के लोगों से ही ये कहते थे। आगे है इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? क्वेश्चन है। कई बार तो चीज़ों की अदला-बदली से ही काम चल जाता था। वो अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आस-पास के गाँवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था, तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। आगे
कई आदिवासी जो होते थे वो जो है खेतों में मज़दूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो वो आदिवासियों को मज़दूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के वेंगा और औरों के लिए काम करने से कतराते थे। वेंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। कौन? ये भी याद रखेंगे, वेंगा का नाम याद रखेंगे जो जंगल का संतान मानता था। जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी और मजदूरी अगर ये करेगा तो ये अपमान होगी उनके लिए। यहाँ देखेंगे भारत में कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके हैं, ये सब जो हैं इलाके आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको देखिए यहाँ पर कुछ आपको नाम हम देखते हैं, जैसे देखिए कोया, बंजारा, गोंड, ये जो क्षेत्र देख रही हैं कहाँ है? आंध्र प्रदेश का। यहाँ पर तमिलनाडु, यहाँ केरल में देख सकते हैं माला, इरूलर है। यहाँ पर मध्य में देख सकते हैं बंजारा, गोंड और वेंगास। यहाँ पर आप महाराष्ट्र में देख सकते हैं तो बंजारा है। यहाँ पर आप कहाँ तो ये जो है गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पर गुज्जर, बान, राठा, ये और ऊपर में आपको राजस्थान में सहारिया और भील। यहाँ पर देख सकते हैं उड़ीसा हो गया और यहाँ पे ये झारखंड का क्षेत्र है तो झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव और संथाल के क्षेत्र में ये संथाल होंगे। यहाँ पर उड़ीसा में देखेंगे तो पराज, बोडा, कंडहा, कोया, शौरा, खूंट, ये सब जो है कहाँ पे? उड़ीसा में। यहाँ पर पूरब की ओर जाएँगे तो पूरब में आपको हंजंग मिल जाएगा, खासी है, नागा है और अपाटनी निशी, ये सब जो है पूरब के क्षेत्र में असम, नागालैंड और मणिपुर, मेघालय में ये सब मिलते हैं। आगे देखेंगे जो होती थी यहाँ पर, जो चीज़ें आस-पास पैदा नहीं होती थी, उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद-फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी-कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। आगे है, व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर जो है चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबों में ढकेल दिया। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। किनको? महाजन और व्यापारी को। आगे है, कुछ जानवर पालते थे। कुछ होते आदिवासी जो थे वो क्या करते थे? जानवर पालते थे। इनमें देखेंगे तो इनमें बहुत सारे आदिवासी जो होते थे समूह जो है जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों के लेकर यहाँ से वहाँ जाते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में लवारिया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। कहाँ? तो पंजाब में जो रहने वाले होते थे वन गुज्जर वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश में लवारिया आदि जो होते थे ये आदिवासी होते थे, ये गाय भैंस के झुंड जो है पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गरेरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियाँ पालते थे। कहाँ के? जो कुल्लू के जो अ, गद्दी होते थे समुदाय के लोग वो गरेरिये थे और कश्मीर के लोग जो बकरवाल थे वो बकरियाँ पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्यक्रम में आप इनके बारे में मतलब इसके बारे में हम पूरी जीवन जो इनकी जो है जीवनी उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे है शिकार का वक़्त, बुआई का वक़्त, नए खेत में जाने का वक़्त, ये सब जो है वक़्त के बारे में बताया गया है। जब शिकार का वक़्त, बुआई का वक़्त होता था और नए खेतों में जाने के लिए वक़्त भी होता था। क्या है? तो क्या आपने अभी इस बात पर ध्यान दिया है कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतू आदिवासियों और शिकारियों की ज़िंदगी एक खास क्रम और मर्द-औरत के बीच कामों में बँटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी बेरियर एल्विन ने 1930 और 1940 के दशकों में कई साल मध्य भारत के बैंगा और खोंड
समुदायों के बीच बिताए थे। कौन? तो बैरियर एल्विन ने। कब? तो 1930 से 40 के बीच। उन्होंने एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। उनके द्वारा लिखा गया यहाँ पर जो है समय क्रम के रूप में आप समझ सकते हैं। चैत्र में औरतें, अब लिखा गया है कि चैत्र में औरतें इकट्ठा करने और बचे कुचे ढूंढों को काटने जाती हैं। पुरुष बड़े पैरों को काटने जाते हैं और शिकार पर जाते हैं। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था और शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम मतलब कुकुरमुत्ता आदि फल बीन कर लाती थी। बैंगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थी या महुआ के बीज इकट्ठा करती थी। मध्य भारत के आदिवासियों में भेंगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अर्ध जली लकड़ियों को ईंधन के रूप में बीन लेती थी। आदमी शिकार पर जाते थे लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ में बुआई होती थी और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे और क्वार में फलियाँ आने लगती थी और कार्तिक कुटनी कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में पटकन किया जाता था। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। एवं माघ में पुरुष नए बेवर की तरफ चल पड़ देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों का संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधियां होती थी। आगे है, यह चक्र पहले साल का होता था। ये जितने भी अभी आप पढ़े वो क्या था? पहले साल का। दूसरे साल में शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। क्योंकि भोजन काफ़ी होता था इसलिए पुरुष बेघरों में ही रहते थे। तीसरे साल में भोजन के लिए वन उत्पादों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। ये जो लिखा गया है किनके द्वारा? तो ये लिखित है वेरियन एल्विन द्वारा लिखित वेंगा 1939 में। और एल्विन की प्रकाशित रचना नोट्स ऑन द खोड्स ये वेरियर एल्विन पेपर्स नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय पर आधारित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंधन की लकड़ी ले जाती एक संथाल लड़की है जो कि बिहार 1946 का ये चित्र है। बच्चे वन उपज इकट्ठा करने के लिए अपनी माँओं के साथ जंगल जाते थे। आगे है, कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। कुछ लोग जो थे वो क्या करते थे? एक ही जगह खेती किया करते थे। इसमें देखिए बेवर क्या है? तो बेवर जो होता है मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। याद रखेंगे। 19वीं सदी से पहले 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। कब? 19वीं सदी से पहले ही। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे-धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलने जो जा रहे थे और ज़मीन पर जो है अधिकार भी उनको मिलने लगे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर ज़मीन को साफ किया था। जो सबसे पहले ज़मीन साफ कर लेता था वो जो है उस कुल का वंशज माना जाता था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा भी लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और कुछ बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे बहुत खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। जो ज़्यादा ताकतवर होता था क्या करता था? वो जो किसी और को ज़मीन बटाई पर दे देता था। आगे है, जब ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतू खेती करने वाले के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और जंगली और क्या?
तो बर्बर माना जाता था। जो जंगल में रहते थे उनको जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था कि उन्हें अस्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। आगे है औपनिवेशिक शासन के औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़ा था? पड़े। ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन जो है बदल गया। आओ देखें इसमें क्या बदलाव होता है, क्या करें और क्या थे उनके बारे में। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ? अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास जो है औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे ज़मीन पर एवं वन प्रबंधन के अस्थायी नियम खुद बनाते थे। कौन? जो मुखिया होते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गाँवों पर ज़मीन का तो मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ जो है छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधियों की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रहे। वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए। देखिए उसके बाद है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? घुमंतू काश्तकारों का इसमें ऊपर में देखिए एक चित्र है पूर्वोत्तर के निसी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर। जब ये घर बनाए जाते थे तो पूरा गांव जो है यहाँ पर इनकी मदद करता था। ये जो गांव बन रहा है ये लट्ठों से बनता था। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ? तो यहाँ पर ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ-वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि वे आदिवासियों के समूह एक जगह अस्थायी रूप से रहे और खेती करे। अस्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया, जैसा कि आप देख चुके हैं। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात के एक जंगल में खेती करते भील औरतें। ये जो था क्या होते थे घुमंतू खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन जो है साफ कर दी गई। आगे है झूम काश्तकार जो झूम काश्तकारों को अस्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश जो है बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जो है जीने दी जाए। व्यापक व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती करने की जो है छूट दे दी गई। आगे क्या होता है तो वन कानून और उनके प्रभाव। अब देखिए वन कानून आता है। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वह कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों को जीवन पर भी जो है भारी असर पड़ा। यहाँ पर एक देख सकते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी, समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती जो के बीच फर्क जो देखते हैं
तो समतल मैदान और जंगलों में जो है जंगलों में काट कर किया जाता था, लेकिन समतल मैदान में आसानी से खेती धान की हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे आगे क्या हुआ, तो अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों को अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। वे ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने तथा पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसीलिए उनमें उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाके में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, तो उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मज़दूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए। अब देखिए स्लीपर्स क्या होता है, तो स्लीपर होता है लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ जो हैं बिछाई जाती हैं। अगर औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूँढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के लिए छोटे टुकड़े दिए जाएँगे और उन्हें वहाँ खेती करने के लिए भी छूट होगी, बशर्ते गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मज़दूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह जो है बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम और आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गाँव वहाँ जो है वन गाँव बसा दिए। आगे देखेंगे तो आगे है अंग्रेज़ों ने इस देश में जीना कितना कठिन है। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है। 1930 के दशक में बैरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेंगा आदिवासियों के इलाकों का दौरा किया था। एल्विन इन लोगों के रीति रिवाज, उनकी कला और लोक संस्कृति को जानना चाहते थे। उन्होंने बेगांव के बहुत सारे गीत इकट्ठे किए, जिनमें वो एक इस बात पर शिकायत की गई कि अंग्रेज़ों के शासन में बेंगा कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल, ये एक जो है कविता के रूप में है। और जीना कितना है मुश्किल, ज़मींदार बैठा है गाँव में, दरवाजे में कोतवाल, बगीचों में पटवारी, खेतों में सरकार। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना मुश्किल, पशु कर अदा करने के लिए बेचते हैं गाय, तो भैंस बेचते हैं जंगल के कर के लिए। बैलों को बेचकर अदा करते हैं लगान, भोजन पाए कहाँ से अंग्रेज़ों के इस देश में। आगे है बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया और बहुत सारे जो आदिवासी समूह थे वो औपनिवेशिक वन कानून का विरोध कर दिया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में शोग्राम संगमा द्वारा असम में 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी के जो है विद्रोह थे। ये भी याद रखेंगे किनके द्वारा जो है सोग्राम संगमा जो था 1906 और 1930 के दशक में जो है 1906 में कौन सोग्राम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में जो है वन सत्याग्रह जो है इसी के कारण हुआ था। आगे व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी-जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले थे, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। कब? 18वीं शताब्दी में। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता
जो है सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे-जैसे बाज़ार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफ़सर इस माँग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। आगे है वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। कौन तो झारखंड में जो हजारीबाग के आसपास जो लोग रहते थे संथाल में जो है रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3 से 4 रुपये मिलते थे। इसके बाद जो है इन कृमि कोषों को बर्धमान या गया भेज दिया जाता था, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच करी का काम करने वाले बिचौलियों का जमकर मुनाफा होता था। और रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाज़ार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। यहाँ पर देख सकते हैं एक चटाई बुनती एक हजांग औरत है। औरत के ये घरेलू काम होते थे ये और सिर्फ़ घर की इन तक ही सीमित नहीं था, वो खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ जो है लेकर वो जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है बिहार के कोयला खनिक 1948 में है। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज आज जो ये कहाँ पर गया है ये झारखंड में है। खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। अंधेरी और दमघोंटू खदानों की गहराई में काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि वह खतरनाक था। वह अक्सर सचमुच जान लेता था वह जो है अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के जान मतलब कि मृत्यु हो जाती थी, इतना वो खतरनाक था। और यहाँ पर देख सकते हैं 1920 के दशक में देश की कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर जो है मारे जाते थे। काम की तलाश आगे है काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। आदिवासी जो है वहाँ पर काम की तलाश जब जाते थे तो उनकी दशा और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान जो है फैलने लगे। खनन उद्योगों में भी महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था खनन उद्योग भी। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों की बड़ी संख्या में भर्ती जो है किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया था। ये ठेकेदार ना केवल उन्हें जो है बहुत कम वेतन देते थे, बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर आगे है नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बगावत की। 1931 से 32 में कोल आदिवासियों ने 1855 में संथालों ने बगावत कर दी और भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ। ये सब याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। संथाल का विद्रोह 1855 में, मध्य भारत में जो है विद्रोह होता है 1910 में और 1940 में महाराष्ट्र में कौन तो बल्ली का विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। आगे है बिरसा मुंडा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बिरसा मुंडा को आप याद रखेंगे, हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। बिरसा का जन्म कब हुआ? तो 1870 के दशक में के मध्य में बिरसा का जन्म हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह-जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों मतलब मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दिकुओं के उत्पीड़न से
पूरी तरह से आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। आगे है, वे वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई मतलब मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहाँ उन्हें मिशनरी मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने सही यही कहा कि मुंडा समुदाय स्वर्ण का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जिन्हें धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर दिया। उससे पहले यहाँ पर देखिए लहो लोहान मेरे कंधी इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है, मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं। क्या है गाना? तो है, हाय कोहलों के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, जमींदार के दूत दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, बरबराता हूँ मैं यही दिन और रात, हाय यही है मेरी हालत, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। ये जो है गाना है के एस सिंह, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट का ये 12वां पृष्ठ में लिखा गया गीत है। आगे है बिरसा मुंडा के बारे में आप देखेंगे तो वैष्णव किसको कहते हैं? विष्णु की पूजा करने वाले को वैष्णव कहते हैं, ये वैष्णव कहलाते हैं। अपनी किशोरावस्था में मुंडा क्या होता है? अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास नहीं करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 ईस्वी जो था 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग मतलब सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने जीवन जो है अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहे और अपने खेतों में काम करें। आगे है, अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। आगे देखेंगे तो आगे है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का जो है स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियों उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना कर रहे थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला किया और उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। कब? तो 1895 याद रखेंगे, उनको कब गिरफ्तार किया गया? तो 1895 में। और दंगे फसाद के आरोप में सज़ा जो है 2 साल की सज़ा सुनाई। 1897 में जेल के से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। कब? तो 1897 में। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे
कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों मतलब दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज प्रतीक था, ये याद रखेंगे। क्या था? सफ़ेद झंडा जो था वो बिरसा राज का प्रतीक था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सन 1900 ईस्वी में हैजे से उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ से भी याद रखेंगे उनकी मृत्यु कब होती है, तो सन 1900 ईस्वी में। और आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन दो मायनों में महत्वपूर्ण थी। पहला, इनमें इनसे जो है औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1900 ईस्वी में। किस कारण, तो हैजे के कारण। और आंदोलन जो है तब ठंडा पड़ जाता है। यहाँ पर जो देखेंगे तो दो मायने महत्वपूर्ण, आंदोलन में दो महत्वपूर्ण मायने थे। पहला क्या था, इसके इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर कर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा क्या था, दूसरा इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए जो है काम को अंजाम दिया। ये जो है दो मुख्य रूप से आप याद रखेंगे क्या थे, दो महत्वपूर्ण मायने यहाँ पर इन आंदोलन के हुए। अन्यंत्र देखेंगे तो हमें नकदी की क्या जरूरत, यहाँ पर देखेंगे ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आदिवासी और अन्य सामाजिक समूह प्रायः बाजार के लिए पैदावार जो है नहीं करना चाहते। पापुआ न्यू गिनी जो है कि इस जनजातीय गीत में इस बात की जो है झलक मिलती है कि वहाँ के आदिवासी बाजार को किस तरह से देखते हैं। कहते हैं, यहाँ पर एक गीत है, वहाँ पर उसको हम पढ़ेंगे। कहते हैं नगदी है बेकार का कूड़ा करकट, बारिश ये रोक नहीं सकती और देती है तकलीफ़ें। इन सरकारी मठाधीशों के लिए क्यों मैं जोश से करूं काम, क्यों मैं चढ़ूं नारियल के पेड़ पर, तो है नगदी फसलें अच्छी, लेकिन श्रीमान मुझे बताएं, अगर खरीदने को नहीं है कुछ तो मैं चिंता क्यों करूं। ये कहाँ लिखा गया है, किनके द्वारा? कोहेन क्लार्क ए हाशवेल, संख्या दी इकोनॉमी ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर 1970 में अद्भुत एक गीत का ये आधारित जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।